फिर अगली सुबह निशा घबराते हुए उठ जाती है। सुबह के 3 बज गए हैं। अब मुझे जल्दी से नहा धोकर तैयार होना होगा। फिर रसोई में खाना भी तो बनाना है। आज मेरी पहली रसोई है, तो मम्मी जी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। निशा फटाफट बिस्तर से उठकर नहाने चली जाती है। फिर नहाने के बाद वो किचन में चली जाती है और वो वहां पर तरह तरह के पकवान बनाने लगती है। सब बनाकर रख दिया है, पर मम्मी जी और बाकी घर वाले तो अभी तक उठे भी नहीं हैं। चलो, जब तक सब उठते हैं तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। 3 बजे से लगातार काम ही कर रही हूँ, जिस कारण बहुत थक गई हूँ। नींद भी पूरी नहीं हुई। निशा रसोई से चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुबह के 7 बज गए हैं। अब जाकर बहू को उठा देती हूँ। आज उसकी पहली रसोई है ना, तो सबसे पहले उसका चूल्हा पूजन करवाना होगा। फिर लता पानी पीने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी, अरे ये क्या, इतने सारे पकवान किसने बना दिए? इतना सब बनाने के लिए तो किसी को पूरी रात लग जाए। कहीं ये सब बहू ने तो नहीं बनाया? फिर लता तुरंत निशा के कमरे में चली जाती है। अरे बहू, रसोई में कितने सारे पकवान रखे हुए हैं, वो सब किसने बनाया है? वो सब मैंने ही बनाया है माँ जी। आप ही ने कहा था ना कल कि आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए मैंने सब कुछ बनाकर रख दिया। अरे निशा बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई थी, कोई युद्ध नहीं। लगता है पूरी रात तुम रसोई में ही थी। जी मम्मी जी, मैं रात के 3 बजे ही उठ गई थी। सोचा अगर दोबारा से सो गई तो वापस उठने में देर हो जाएगी और फिर आप डांटने लगोगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ बना दिया। अरे मेरी भोली वाली बहू, तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी। घर में कितने सारे नौकर हैं। अरे तुम्हें तो बस चूल्हे की पूजा करनी थी। अगर मीठे में हलवा और सबके लिए चाय बना देती तो भी मुझे चल जाता। ऐसा ही क्या? मुझे नहीं पता था मम्मी जी। चल कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगली बार से तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चाहिए होगा तो रामू काका को बोल देना, वो तुम्हारे कमरे में लेकर आएंगे। जी मम्मी जी, लेकिन मुझे ये सब करने की आदत है और ये काम तो मैं बचपन से ही करती आई हूँ। बेटा, अब आदत बदलनी होगी तुम्हें। मैं घर में बहू लेकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। अगर मुझे काम ही करवाना होता तो मैं और नौकरानी रख लेती ना। और हाँ, आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए, तो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना। जी मम्मी जी, लेकिन मैं कौन से कपड़े पहनूं? देखो बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही पहन लो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। हे भगवान, मेरे पास तो ज्यादा कपड़े भी नहीं हैं। जाने दो, मम्मी जी ने दी हुई ही साड़ी पहन लेती हूँ, वही सबसे अच्छी है। फिर निशा साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करती है और नीचे हॉल में आ जाती है। ये देखो, ये है मेरी निशा बहू, सुधीर की पत्नी। अरे लता, ये तूने कैसी बहू चुनी है? ये तो कोई गांव की गवार लग रही है। जरा इसकी फैशन सेंस तो देख। अरे आजकल कौन सी लड़की इतनी भारी भरकम साड़ी पहनती है? मुझे तो लगता है कि तूने अपने बेटे की शादी गलत जगह कर दी। अरे चुप हो जा, कितनी सुंदर तो लग रही है ये। अब ये तो एक नई दुल्हन है ना, तो वो तो ऐसे ही सजनी संवरनी चाहिए ना। अरे क्या तुम भी, जरा सुधीर को देखो तुम, इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा और शहर में काम करने वाला लड़का है, और ये तो एकदम सादी सीधी और देहाती लड़की है। मुझे तो ये जोड़ी बिल्कुल नहीं जमी। और इससे अच्छा तो यही होता कि तू अपने बेटी की शादी मेरी बेटी से करा देती। कितनी मॉडर्न और पढ़ी लिखी है वो, ऊपर से कितनी सुंदर भी है वो। बस कर दी माँ, तुम्हारी बेटी को भी देखा है मैंने। हर दिन हाफ पैंट पहनकर चार चार लड़कों के साथ बाइक पर घूमती रहती है। अरे ऐसी लड़की को कोई अपनी बहू बनाता है क्या? अरे आजकल तो यही फैशन है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ पर नहीं होगी, पर हमारे संस्कारों में ये बहुत बड़ी बात है। देख रीमा, शादी कोई मजाक नहीं है, और मैंने अपनी बहू दिल से चुनी है, और वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर तुम्हें पसंद ना भी हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर कुछ ही देर में उसकी सहेलियां चली जाती हैं। फिर बाद में, देख बहू, उस रीमा की बातों का बुरा मत मानना। उसे तो बस कुछ भी बोलने की आदत है। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। और ये लो, ये मेरी खानदानी अंगूठी है। मेरी सास ने मुझे दी थी और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। इसे हमेशा संभाल कर रखना। जी मम्मी जी, मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे निशा बहू, आज तुम्हारी पगफेरी की रस्म है, इसीलिए तुम मायके चली जाओ। फिर 2-3 दिनों के बाद सुधीर तुम्हें वापस लेने आ जाएगा। हे भगवान, मैं मायके नहीं जाना चाहती। अगर भाभी को पता चल गया कि मेरी शादी इतने अच्छे लड़के से हुई है, तो पता नहीं वो मेरी माँ के साथ क्या करेगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अरे क्या हुआ बहू, कहाँ खो गई तू? तुझसे बात कर रही हूँ मैं। तू सुन रही है ना? जी, जी मम्मी जी, सुन रही हूँ मैं। तभी वहां पर सुधीर आता है। अरे सुधीर बेटा, आज बहू को उसके मायके छोड़ देना। हमारे यहाँ पर यही रिवाज है। पर माँ, आज मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। अगर आप कहे तो मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ ना, वो छोड़ाएगा इसे। नहीं बेटा, पहली बार पति ही पत्नी को मायके छोड़ने जाता है और ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। ठीक है माँ, चलो निशा, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। निशा फटाफट तैयार हो जाती है। फिर सुधीर निशा को उसके मायके छोड़ देता है। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं निशा, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मुझे वहीं पर जाना होगा। जब तुम्हें पिकअप करना होगा तब बोल देना, मैं उस टाइम घर के अंदर आ जाऊंगा। पर अब नहीं, अब मुझे बहुत देर हो रही है, वरना मैं तुम्हारी माँ और भाभीियों से मिलकर जरूर चला जाता। पर अभी के लिए मैं निकलता हूँ। इतना कहकर सुधीर वहां से चला जाता है। अच्छा हुआ कि आप अंदर नहीं आए, वरना अगर भाभीियों को पता चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर निशा जैसे ही घर में जाती है, तभी, अरे वाह महारानी, आ गई तुम। जब से वहां पर गई हो तब से हमें तुम भूल ही गई हो। अरे कॉल करना भी जरूरी नहीं लगा क्या तुम्हें? लगता है इसे अमीरी की हवा लग गई है। देख निशा, तू कितनी भी अमीर घर की बहू क्यों ना बन जाए, आखिर है तो तू इस घर की नौकरानी ही, समझी कि नहीं? अब जा, मेरे और भाभी के लिए एकदम कड़क चाय बना कर ला और जल्दी आना। जी भाभी, मैं अभी लेकर आती हूँ। निशा अपनी पर्स वही रख देती है और वो किचन में चाय बनाने जाती है। चलो इसका पर्स देखते हैं, आखिर कितने पैसे लेकर आई है महारानी। शायद कुछ गहने वगैरह भी होंगे। चलो देखते हैं। फिर दोनों पर्स खुलती है तो उसमें से पैसे निकलते हैं। अरे वाह, इसके पर्स में तो कितने सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। चलो भाभी, इसी पैसों से शॉपिंग करके आते हैं। अरे इतने दिनों बाद इतना पैसा मिला है, तो क्यों ना हम लोग अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और साड़ियाँ खरीद ले। आखिर हमने भी तो शादी के काम में कितनी मेहनत की है, तो थोड़ा इनाम तो हमें मिलना ही चाहिए ना। फिर वो पैसे लेकर सुजाता और कोमल बाजार की तरफ निकल जाती है और तभी वहां पर निशा चाय लेकर आती है। अरे, ये भाभिया कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, ये चाय माँ को ही दे देती हूँ। फिर निशा लीलावती के पास चली जाती है। मैं आ गई माँ, ये चाय पी लो और मुझे माफ कर दो। तू मुझसे बात ही मत कर निशा। तूने मेरा दिल तोड़कर ये शादी की है, इसीलिए मैं तुझसे अभी तक नाराज हूँ। इस चाय से मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली। देखिए माँ, भाभी और भैया तो घर पर नहीं है, तो मैं आपको एक सच्चाई बता देती हूँ। जिससे मेरी शादी हुई है, वो कोई विकलांग लड़का बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छा खासा लड़का है। और सभी को यही बताया गया कि वो मेरा देवर है। और ये सब काकी की साजिश थी, ताकि भाभी लोग मेरी शादी के लिए तैयार हो जाए। क्या तू सच कह रही है बेटी? तुम्हारा पति सच में एक अच्छा इंसान है? नहीं माँ, वो एक अच्छा इंसान ही नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे दिल के भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है।
और जब मैं वहां पर घबराती थी तब वही मुझे समझाते थे। और अब मुझे यहाँ पर वो कार से ही ड्रॉप करके गए हैं। भाभीियों को पता ना चले, इसीलिए मैंने उन्हें अंदर आने की जिद ही नहीं की। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, वरना मैं तो तेरी शादी से बहुत परेशान थी कि तुम्हारी शादी एक अपाइस से हो गई। चलो अच्छी बात है, भगवान जी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। वो तो है माँ। चलो अब आप ये चाय पी लो। तभी लीलावती को जोर से खांसी आ जाती है। अरे क्या हुआ माँ, आपको कितनी खांसी आ रही है? रुकिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, घर में तो कोई दवाई नहीं है। ये आप क्या कह रही हो माँ? कहाँ पर गई सारी दवाइयाँ? भैया भाभी ने नहीं लाई क्या? नहीं बेटा, तुम्हारी भाभीियों ने सारी दवाई उठाकर फेंक दी। वो कहती है कि अब इन दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। जाने दो, कोई बात नहीं माँ, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। माँ जी ने आते वक्त मुझे कुछ पैसे दिए थे। फिर जब निशा अपना पर्स देखती है तो उसमें 1 रुपया भी नहीं होता। और ये क्या, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मेरे सारे पैसे कहाँ खो गए? तुम्हारी लालची भाभीियों ने सारे पैसे निकाल लिए होंगे और गई होगी शॉपिंग करने। तो अब मैं क्या करूँ माँ? आपके लिए दवाई कहाँ से लेकर आऊं? एक काम करती हूँ, बड़ी भाभी के कबर्ड में पैसे होंगे तो वहीं से ले लेती हूँ। फिर निशा सुजाता के कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर वहां से 50 रुपए निकालती है और मेडिकल जाकर वो दवाई लेकर आती है। ये लो माँ, ये दवाई खा लो, इससे आपको ठीक लगेगा। दवाई के कारण लीलावती की खांसी थोड़ी कम हो जाती है। तू सच में बहुत गुनी है बेटी, तुम्हारे आते ही मेरे सारे दुख दूर हो गए। जब से तुमने शादी के लिए हाँ कहा था, मैं चैन से सो भी नहीं पाई। पर अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब तो मैं आराम से सो पाऊंगी। इसी बीच सुजाता और कोमल शॉपिंग से घर लौटती है। देखो ना कोमल, मेरी ये सैंडल कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ भाभी, और ये देखो मेरी साड़ी, जो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। बहुत ही सुंदर है। सब कुछ कितना अच्छा मिला ना। चलो अब इसे अलमारी में रख देते हैं। सुजाता अपनी खरीदी हुई चीजें लेकर कमरे में जाती है और तभी मेरी अलमारी कैसे खुल गई? किसने खोला होगा इसे? फिर सुजाता गुस्से में बाहर आती है। किसकी हिम्मत हुई मेरी अलमारी खोलने की? दरअसल भाभी, माँ को बहुत खांसी आ रही थी और दवाई के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। आपने ही मेरे सारे पैसे निकाल लिए थे, तो मैंने मजबूर होकर आपकी अलमारी खोली और वहां से बस 50 रुपए ही ले लिए। माँ के लिए दवाई लानी थी ना, इसीलिए। तेरी इतनी हिम्मत! एक दिन में ही इतनी चालाकी सीख ली तूने कि बिना मुझसे पूछे तूने मेरी अलमारी को छुआ। रुक जा, अभी तेरी खाल उधेड़ देती हूं मैं। इसकी जुबान तो देखो, एकदम तेज चलने लगी है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। और इसके हाथ में ये कैसी अंगूठी है जो इतनी चमक रही है? इसे तो मैं ही लूंगी। इतना कहकर कोमल वो अंगूठी छीन लेती है। नहीं भाभी, भगवान के लिए ये अंगूठी मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि ये अंगूठी मुझे मेरी सासू माँ ने दी है और वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन वो दोनों उसकी कुछ भी नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुजाता और कोमल फिर से निशा के साथ क्रूरता से पेश आने लगते हैं। तू यहाँ पर क्यों आई बेटी? चली जा वापस। ये लोग जल्लाद हैं। अरे ये तो तुझे ढंग से जीने भी नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, सुधीर जी ने कहा था मुझसे कि वो मुझे लेने आएंगे, तो वो यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकते हैं। फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अपना ध्यान रखना बेटी। फिर निशा वहां से चली जाती है और घर में किसी को बिना बताए ही वो वहां से निकल जाती है और वो सुधीर को कॉल करती है। अरे सुधीर जी, कहाँ रह गए आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप आए क्यों नहीं यहाँ पर? मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम घर के बाहर ही खड़ी रहना। फिर 5 मिनट में सुधीर वहां पहुंच जाता है और निशा उस कार में बैठ जाती है। अरे क्या हुआ निशा, तुम इतनी मुरझाई सी क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ सुधीर जी,
सब ठीक है, बस तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। फिर घर पहुंचने के बाद, अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे आए? और आंखों के नीचे ये काले घेरे क्यों है भला? अरे ये सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो कल बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया था और मुंह के बल गिर गई, और ये उसी की चोटें हैं। देखो माँ, अगली बार इसे मायके मत जाने देना। देखा ना, इसकी क्या हालत हो गई है। 2 दिन में ही ये कैसी लग रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो बस पैर फिसलने के कारण हुआ है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर निशा अंदर चली जाती है। जरूर ये हमसे कुछ छुपा रही है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यानाश हो इन लोगों का। दिन में तो ठीक है, लेकिन अब रात में भी अब ये कंस्ट्रक्शन वाले हमें सोने नहीं देंगे। इस खुदाई की आवाज से तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। वही तो माँ जी, ऊपर से हमारे घर में इतना धुआं भी आ रहा है। ना जाने ये कंस्ट्रक्शन का काम कब खत्म होगा। अब तो हमें कान में रुई डालकर ही सोना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ी नींद मिल पाएगी। इसीलिए मैं ध्रुव से कह रही थी कि शहर से थोड़े दूर घर ले ले। यहाँ कभी कभी पार्टी का, तो कभी गाड़ियों का, तो कभी इस खुदाई का आवाज आता ही रहता है। सच में मुझे कभी कभी गांव की बहुत याद आती है। लेकिन माँ जी, शहर में जितनी सुविधाएं होती हैं उतनी गांव में थोड़ी ना होती है। इसीलिए हमें यहीं पर रहना होगा। हाँ बहू, सो तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब सो जाते हैं। आज ध्रुव की नाइट शिफ्ट है, तो वो तो अब सीधे सुबह ही आएगा। फिर सोनम और उपासना कान में रुई डालकर सो जाती है। फिर एक रोज, ये रहे आज के स्पेशल पनीर के पराठे। खाकर बताओ ना ध्रुव, कैसे बने हैं? दिखने में तो बहुत मस्त लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ दही नहीं है क्या? है ना दही? रुको, मैं अभी लाती हूँ। फिर सोनम फ्रिज में से दही लाने जाती है, लेकिन वो कटोरी वहां पे खाली रहती है। हे भगवान, ये दही की कटोरी खाली कैसे हो गई? आज शाम को ही तो मैंने ये कटोरी फ्रिज में रखी थी। अरे बहू, वो मैंने ही खा लिया था। मुझे कुछ मीठा और ठंडा खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे खा लिया। अरे क्या माँ जी, आप भी मुझे बता तो देती। अच्छा ठीक है सोनम, रहने दो, मैं अचार के साथ ही खा लूंगा पराठे। अरे नहीं ध्रुव, रुक जाओ, मैं हमारी पड़ोसन से दही मांग कर लाती हूँ। वो अपने घर पर रोज दही जमाती है। अरे नहीं सोनम, खामोखा दूसरों को क्यों परेशान करना। अरे उसमें क्या होता है, वो भी तो हमारे घर पर कुछ ना कुछ लेने ही आती है ना। अब पड़ोसी ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर सोनम अपनी पड़ोसन के पास जाकर दही मांगती है। और तभी, नहीं सोनम, अरे मैं क्या यहाँ पर मुफ्त के सामान बांटने बैठी हूँ क्या, जो जब चाहे तुम आकर कुछ भी मांगती रहती हो? लेकिन निशा, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम भी तो हमसे कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो ना। हाँ मांगती हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना तुम मुझसे मांगती हो। अरे ऑनलाइन मंगवा लो ना दही। लेकिन नहीं, बस मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो, बेवकूफ कहीं की। देख निशा, तमीज से बात कर। मैंने तुझसे इज्जत से दही मांगी है। तेरा कुछ समझ में नहीं आता, कभी अच्छी रहती है तो कभी बुरी। लेकिन तेरे ये फालतू के नखरे में सहन नहीं करने वाली। अगर तुझे दही नहीं देना है तो मत दे। और हाँ, आइंदा से मुझे भी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे जा जा, बड़ी आई मुझे बताने वाली। इस तरह से सोनम और पड़ोसन निशा के बीच बहस हो जाती है। हे भगवान, अरे वो निशा है ही ऐसी, किसी का गुस्सा किस पर उतार दे। तू तो उससे बात ही मत कर बहू। हाँ माँ जी, मैं उससे अब बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बस बहुत हुआ। अरे इंसानियत तो मानो किसी में है ही नहीं। खुद तो हर 2 दिन में हमारे दरवाजे पर आकर सामान मांगती रहती है और कहती है कि तू ही ज्यादा सामान मांगती है। मन तो कर रहा था कि उसे एक झापड़ मारो। जाने दो ना सोनम,
क्यों इतनी सी बात के लिए अपना खून जला रही हो? अरे ये शहरी लोग होते ही ऐसे हैं। आपस में मिलजुल कर रहना तो दूर की बात है, यहाँ तो लोग एक दूसरे की शक्लें भी नहीं देखते और बस एक दूसरे को नीचा दिखाते फिरते हैं। फिर एक दिन जब ध्रुव ऑफिस जा रहा होता है तभी, ओह गॉड, आज तो कितनी ट्रैफिक है। पक्का आधे से ज्यादा घंटा यही बीत जाएगा। अगर मैं वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। आज तो मेरी अब तक के सबसे बड़े क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है और उन्हें मुझे प्रेजेंटेशन भी देनी है। पता नहीं क्या होगा। लेकिन ट्रैफिक के कारण ध्रुव को बहुत लेट होता है, जिस कारण उसे उसके बॉस से बहुत डांट पड़ती है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ध्रुव, और तुम क्या मुझे ट्रैफिक का बहाना दे रहे हो? अगर तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी इतनी जरूरी मीटिंग है और ऊपर से तुम्हें ये प्रेजेंटेशन भी देना है, तो तुम्हें तो सबसे जल्दी आकर बैठना चाहिए था ऑफिस में। माफ कीजिए सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहे ध्रुव कि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। चलो अब बिना वक्त जाया किए जल्दी से प्रेजेंटेशन की फाइल तैयार करो। मैं क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं फाइल रेडी करके अभी आता हूँ। फिर शाम में घर लौटते समय फिर से उसे बहुत ट्रैफिक मिलता है। अरे यार, लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। वहाँ रेस्टोरेंट में सोनम मेरा इंतजार कर रही होगी। ध्रुव सोनम के पास देर से पहुंचता है, जिस कारण वो भी उसे बहुत सुनाती है। अरे अगर नहीं आना था तो पहले ही बोल देते ना, ये सब दिखावा करने की क्या जरूरत थी? उफ वो सोनम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में ट्रैफिक में फंसा हुआ था। सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मैं ऑफिस में देर से पहुंचा और फिर बॉस ने भी मुझे जम के सुनाया, ठीक उसी प्रकार जैसे तुम सुना रही हो। वो सब जाने दो और अब घर चलो। वैसे भी मेरा मूड खराब हो चुका है अब। अरे यार सोनम, अब तुम ही मुझे समझकर नहीं लोगी तो कौन लेगा? प्लीज उदास मत होना। अब सारा गुस्सा थूक कर हम दोनों अच्छे से खाना खाते हैं और घर जाते जाते माँ को उनकी सहेली के घर से ले लेंगे। थोड़ा समझाने पर सोनम मान जाती है और फिर ध्रुव और सोनम एक साथ खाना खाते हैं। ऐसे ही एक दिन अचानक से ध्रुव घर पर ऐसी खबर देता है जिसे सुनकर सोनम हैरान रह जाती है। ये तुम क्या कह रहे हो ध्रुव? हाँ सोनम, मेरा ट्रांसफर हो रहा है, वो भी हिमाचल के धर्मशाला में। अब हम तीनों हिमाचल की बर्फीली वादियों में रहेंगे। कितना मजा आएगा ना? हे भगवान! अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। हाँ माँ, मेरी पोस्ट बदलकर अब एक बड़ी पोस्ट बन चुकी है और अब मैं हमारी कंपनी के हिमाचल ब्रांच में काम करूंगा। वहां की पूरी टीम को मुझे ही संभालना होगा। सैलरी भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और तो और रहने के लिए घर भी कंपनी की तरफ से ही मिलेगा। वो भी एकदम सुंदर बड़ा सा घर होगा। अरे वाह वाह वाह! रुक जा बेटा, सबसे पहले मैं कान्हा जी के सामने माखन मिश्री का भोग लगाती हूँ। हाँ माँ। फिर उपासना माखन मिश्री का भोग लगाती है और ध्रुव और सोनम को भी वो प्रसाद देती है। अरे ये क्या है बहू, इतनी अच्छी खबर सुनने को मिली है। अपने पति की तरक्की देखकर तेरे चेहरे पर खुशी होने की जगह ये 12 क्यों बजे हुए हैं? क्योंकि मुझे पहाड़ों में नहीं जाना माँ जी। लेकिन क्यों सोनम? अरे मेरी इतनी उन्नति हो रही है और पहाड़ों में रहना तो सबसे अच्छा माना जाता है। शहर के मुताबिक पहाड़ों में अच्छी हवा, अपनापन और बहुत सी सुंदर चीजें होती है। वही तो। नहीं नहीं, पहाड़ जितने सुंदर दिखाई देते हैं उतने वो डरावने भी होते हैं और वहां पर तो बहुत कम लोग रहते हैं और मेरी सारी सहेलियां तो यहाँ पर हैं, इसलिए मैं वहां पर जाकर एकदम पक जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे पकेगी तू? मैं हूं ना तेरी जोड़ीदार। हम दोनों सास बहू मिलकर मस्त मौज मस्ती करेंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। अरे आप तो हो ही माँ जी, लेकिन फिर भी पहाड़ों में मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता। कब क्या बिगड़ जाए कोई बता नहीं सकता। ना बाबा ना, मैंने कह दिया सो कह दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओफो सोनम, अब ये कैसी जिद है? सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है और तुम यहाँ जाने से पहले ही मना कर रही हो।
जरा शुभ शुभ बोलो ना। अरे ऐसे कैसे शुभ शुभ बोलूं मैं? इंसान के लिए अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और जान से बढ़कर क्या होता है? पैसा क्या? अरे इतना पैसों का लालच लेकर क्या करोगे तुम? अच्छी खासी यहाँ पर जिंदगी चल रही है, तो उस पहाड़ी गांव में जाकर हमें क्यों बसना है? अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? ये क्या बकी जा रही है? हाँ माँ जी, हो गई हूँ मैं पागल। अरे लोग गांव से शहर में आते हैं, और एक मेरा पति है जो शहर से गांव जा रहा है, वो भी अपनी तरक्की के लिए। देखो सोनम, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि धर्मशाला एक गांव होने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पर्यटक स्थल भी है, और वहां पर हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। और मैं गांव जाकर कोई मजदूरी का काम नहीं करने वाला, अपनी कंपनी में ही काम करूंगा, वो भी एक बड़े पोस्ट पर। हमें जीवन में हमेशा प्रगति करती रहनी चाहिए, और जिस काम में प्रगति ना हो वो काम ही कैसा। हाँ बेटा, ये बात तो तूने एकदम सही कही। लेकिन माँ जी, आपको तो आए दिन सर्दी जुकाम होते रहता है, तो आप पहाड़ों में कैसे रहोगी? अरे हम कोई 10 से 15 दिन की ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं जो घूम फिर कर फोटो शोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। हम लोग तो वहां पर हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं। अरे नालायक लड़की, मुझे सर्दी जुकाम तो इस शहर के खाने पीने से होता है। यहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है, लेकिन गांव की बात और होती है। गांव में सब कुछ अच्छा होता है, और मुझे तो बचपन से ही पहाड़ों में रहने की आदत सी है, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों पहाड़ों में ही तो थे। इसीलिए तू तो मेरे बारे में कुछ भी मत बोल। देखो सोनम, जब तक तुम किसी भी चीज का अनुभव नहीं करोगी, तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी? इसलिए प्लीज ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो और सकारात्मक सोचकर हमारे साथ चलो। उन दोनों की ये बातें सुनकर सोनम अब चिंता में पड़ जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे पहाड़ों में नहीं जाना है। मुझे तो मेरा ये शहरी ससुराल ही बहुत प्यारा है। शहरों में आने के लिए लोग तड़पते हैं, और ये लोग तो मुझे शहर से कहीं दूर लेकर जा रहे हैं। भगवान जी, प्लीज कुछ तो कीजिए, जिससे ध्रुव का ट्रांसफर हो ही ना, और हम सब यहीं पर रुक जाए। अरे मूर्ख लड़की, अपनी इस घटिया जुबान से तू ये क्या बोल रही है? अरे कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम कुछ बुरा तो मत बोल। और खबरदार, जो आइंदा से तूने ध्रुव के ट्रांसफर को लेकर कोई नकारात्मक बात बोली तो मैं तेरे कान के नीचे सितार बजा दूंगी, समझी कि नहीं? ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और अब ध्रुव के ट्रांसफर का समय आ ही जाता है, और जाने से पहले वो दोनों मंदिर चले जाते हैं। और तभी, पंडित जी, आपने हमेशा से मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरा हर काम सफल हुआ है। अब मैं अपने परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए हिमाचल जा रहा हूँ, क्योंकि वहां मेरा ट्रांसफर हो चुका है। मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी कि मेरे जीवन का ये नया अध्याय मेरे लिए अच्छा साबित हो। अरे नहीं ध्रुव बेटा, तुम्हें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए पहाड़ संकट बनकर आ सकते हैं, इसीलिए वहां मत जाओ बेटा। और ये बात मैं तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा बता रहा हूँ, इसीलिए मेरी बात मानो बेटा। हे भगवान, अब क्या होगा? फिर ध्रुव और सोनम घर लौटते हैं, और ये सारी बातें सुनकर उपासना भी अब घबरा जाती है। देखा, मैं कह रही थी ना आप लोगों को कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब तो पंडित जी ने भी ये बोल दिया। देखो ध्रुव, वहां पर जाना सही नहीं होगा। प्लीज अब तो मान जाओ। अब भी तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। इस ट्रांसफर को कैंसिल करो और अपनी जॉब यहीं पर जारी रखो। नहीं सोनम, अब चाहे कोई कुछ भी बोले, हम हिमाचल जाकर ही रहेंगे, क्योंकि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, लेकिन अंधविश्वास नहीं। क्या? हाँ सोनम, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अच्छे कर्म मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब चलो, बची हुई पैकिंग पूरी करनी है, फिर मार्केट से तुम्हारे लिए सर्दी के कपड़े भी तो खरीदने हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या ध्रुव? क्यों खतरे को मोड़ ले रहे हो? माँ जी, कम से कम आप तो इसे समझाइए। नहीं बहू, मेरा बेटा कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। मुझे भी मेरे बेटे के कर्मों पर पूरा यकीन है।
ऊपर वाले ने उसका साथ हमेशा दिया है और आगे भी देता रहेगा। और आखिरकार सोनम को ना चाहते हुए भी ध्रुव और उपासना के साथ शहर को छोड़कर पहाड़ों की तरफ निकलना ही पड़ता है। वो लोग अब पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां पर ध्रुव अपनी नई पोस्ट पे नौकरी करने से बहुत खुश होता है। लेकिन उनके वहां जाते ही दूसरी सुबह अचानक से बिजली चली जाती है। अरे यार, इस बिजली की तो ऐसी की तैसी, इसे भी अभी जाना था क्या? जब मैं नहाने जा रही थी। ये कैसा कर दिया है तुम्हारे ऑफिस वालों ने ध्रुव, जहां रहने आते ही दूसरे दिन बिजली चली गई। देखा, यही होता है पहाड़ों में। अब तो हमें रोजाना बिजली जाने की आदत डालनी होगी। अरे बहू, तो पगला गई है क्या? बिजली गई है तो आ भी जाएगी ना। और वैसे भी पहाड़ों का नाम बदनाम करने से पहले तू एक बार शहर के बारे में भी तो सोच ले। वहां पर भी तो हर शुक्रवार को बिजली जाती ही रहती थी। बड़ी आई मुझे बताने वाली। मैं हमारे ऑफिस के डिपार्टमेंट वालों को कॉल करके पूछता हूँ कि बिजली कब तक आएगी। जल्दी पूछ लो, वरना नदी या कुएं में से पानी लाने के लिए मैं तुम्हें ही भेजूंगी। अरे सोनम, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाएगी ना बिजली वापस। मुझे तो अभी ऑफिस जाना है। मेरा नहाना भी अभी बाकी है। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे बिना नहाए बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन मैं तुम्हारी तरह गुस्सा बिल्कुल नहीं कर रहा। अरे तो अब मैं क्या करूं? एक तो आज सुबह से इतनी ठंड हो रखी है और बिना हीटर के तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा। मेरा तो मूड ही खराब हो चुका है। इस तरह सोनम गुस्सा करके अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात में खाते समय, अरे वाह माँ, क्या कमाल की राजमा चावल बने हैं। आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये खास पहाड़ों के राजमा चावल है बेटा। यहाँ का पानी, यहाँ की सब्जियाँ, सब कुछ एकदम तरोताजा और एकदम पौष्टिक होते हैं। अब देखना, मैं ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ बनाऊंगी और साथ ही बहू को भी सिखा दूंगी। यहाँ पहाड़ों में आकर तो मेरा मन एकदम तृप्त हो गया बेटा। चलो अच्छी बात है माँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ सोनम? तुम अभी तक उदास क्यों बैठी हो? और ये राजमा चावल खाओ ना, ये तो तुम्हें भी बहुत पसंद है। तुमने तो अभी तक बस एक निवाला खाया है, और खाओ ना। नहीं ध्रुव, मुझे ये बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि मुझे इधर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आया। और ये राजमा चावल भी एकदम अजीब से बने हैं। अरे नालायक लड़की, तुझे शहर जैसा बेस्वाद और जानलेवा खाना यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और ध्रुव बेटा, हमें तो इसे शहर में ही छोड़कर आना चाहिए था। दिन रात बस इसके चेहरे पर 12 ही बजे हुए रहते हैं। पनौती कही कि खाना है तो खा ले, वरना भूखी पैसी सो जा। तेरे फालतू के नखरे तेरा पति सहन कर लेगा, लेकिन मैं नहीं। उपासना के ऐसे सुनाने पर सोनम को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे रुक जाओ सोनम। खबरदार ध्रुव बेटा, जो तूने इसे आज मनाने की कोशिश भी की तो। अरे ये सब इसकी नौटंकी है और कुछ नहीं। क्या? हाँ बेटा, इसे खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन यहाँ का नाम बदनाम करने के लिए ये लड़की जानबूझकर अच्छी चीजों को भी बुरा बोल रही है। इसे यहाँ पर रहकर ही यहाँ की आदत लगेगी। पहले पहले थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, जिस तरह से ये बर्ताव कर रही है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और तो और मुझे भी यहाँ रहते हुए काफी दिक्कतें आ रही है। लेकिन अब क्या ही करे, रहना तो पड़ेगा ही ना। ऐसे ही एक रात, शिट यार, मेरी सहेली आज पार्टी करने गई है और मैं यहाँ पर पहाड़ों के सन्नाटे में स्वेटर और शॉल लपेट कर बैठी हुई हूँ। काश मैं इस वक्त शहर में होती। बड़ा बोर हो रहा है। एक काम करती हूँ, माची और ध्रुव तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं, तो मैं बाहर जाकर थोड़ा टहल कर आती हूँ। फिर सोनम बाहर टहलने चली जाती है। हे भगवान, इतनी ठंड तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। और यहाँ पर तो रात में एक कुत्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं हमारे पड़ोस में कोई रहता भी है या नहीं। इतने सारे घर होकर भी कोई दिखाई नहीं देता। सोनम अपने आप से बतिया रही होती है कि उतने में उसके सामने अंधेरे और कोहरे के बीच में
एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर सोनम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, भूत, भूत, मम्मी, ध्रुव! सोनम चिल्लाते चिल्लाते घर के अंदर चली जाती है और उसकी चिल्लाहट सुनकर उपासना और ध्रुव जाग जाते हैं और घबराते हुए हॉल में आते हैं। अरे क्या हो गया तुझे बहू? तेरे दिमाग पर असर हो गया है क्या? हाँ सोनम, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम बाहर क्यों गई थी और ऐसे चिल्लाते हुए अंदर क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? नहीं ध्रुव, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने बाहर हमारे पड़ोस में एक सफेद साड़ी वाली औरत देखी। वो जरूर एक भूतनी होगी। मंजुलिका की रिश्तेदारी समझ लो। मुझे नहीं रहना यहाँ पर ध्रुव, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या? बकवास बंद कर। अरे दिमाग से पैदल लड़की, वो कोई भूतनी वूतनी नहीं है। हमारे पड़ोस में रहने वाली इंदिरा बहन है। आज सुबह ही मैंने उनसे पहली बार बात की, जब मैं हमारे गार्डन एरिया में पौधों को पानी डाल रही थी। ये क्या है? पागल लड़की, इंदिरा बहन विधवा है, इसीलिए वो हमेशा सफेद साड़ी पहनी रहती है। जरा समझदारी से काम किया कर। जब देखो तब बेवकूफों की तरह बातें करती रहती है। लेकिन माँ जी। सोनम, माँ ने कहा ना, वो इंदिरा आंटी ही होगी। और तुम इतनी रात को हमें बिना बताए बाहर क्यों गई? क्या काम था? अरे यहाँ पर घर में रहकर मैं पक गई थी, इसलिए बाहर थोड़ा टहलने चली गई और ये कांड हो गया। अरे इन डरावने पहाड़ों से अच्छा तो हमारा शहर था। वहां रात भर सड़कें गाड़ियां और लोगों से भरी हुई रहती थी, और यहाँ पर रात में बाहर निकलना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। कब कहां से कोई भूतिया जानवर निकल आए, कोई नहीं बता सकता। अरे किसी चीज को बस नकारात्मक रूप से ही देखती जाएगी तो तेरे साथ सब कुछ नकारात्मक ही होता जाएगा। इसीलिए थोड़ा सकारात्मक भी सोच ले। फिर देखना, यहाँ क्या, कहीं पर भी जीना कितना आसान और सुंदर हो जाएगा। अरे माँ जी, ये भी कोई टाइम है क्या ज्ञान देने का? मैं तो सोने जा रही हूँ। आज के लिए तो बहुत हो गया। ऐसे ही एक रोज जब वो सोशल मीडिया पर अपनी सहेलियों के फोटोज देखती है, तभी मेरी सारी सहेलियां ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बवाल मचा रही है, और एक मैं हूं जो यहाँ छोटे कपड़े पहनना तो दूर, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। दिन रात बस अपने बदन को 2 से 3 कपड़ों से ढक के रखना पड़ता है। अरे ओ मेरी निकम्मी बहू, अगर तू यहाँ पर छोटे कपड़े पहनकर फोटो नहीं डाल सकती तो यहाँ के ही कपड़ों में फोटो डाल देना। मतलब? अरे मतलब ये है कि यहाँ के मार्केट में ढेर सारे सुंदर सुंदर स्वेटर्स, मफलर्स, ओवरकोट और शॉलें होती हैं। उन्हें खरीदकर किसी अच्छी जगह पर जा और खूब फोटो खींच ले। शहर के लोग अपना शहर छोड़कर यहाँ घूमने फिरने आते हैं। उल्टा तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि तू यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आई है। लेकिन वो सब कितना बोरिंग लगेगा माँ जी। मैं स्वेटर और शॉल पहनकर फोटो डालूंगी तो एकदम बुढ़िया लगूंगी। नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं करूंगी। मेरा तो नसीब ही खराब है जो मैं यहाँ पर ठंड में आके मर रही हूँ। अरे तो दफा हो जा, तुझसे तो कोई बात करना ही गुनाह है, निठल्ली कही की। फिर एक रोज सोनम अपने सारे काम जल्दी से खत्म करके बैठी हुई होती है, और तभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ी इलाके में सिर्फ हमारा ही घर है और बस हम ही रहते हैं यहाँ पर। ना तो कोई यहाँ पर बातचीत करता है और ना ही कुछ और। फिर वही नकारात्मक सोच। अरे बाबा, तू ये सब सोचने की जगह ये सोचना कि यहाँ पर कितनी शांति है, कितनी शुद्ध हवा है। वहां शहर में तो कितनी अशांति और कितना प्रदूषण होता था। देख बहू, मैं ये नहीं कह रही कि शहरी जिंदगी खराब है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें हर मुश्किल भरी बात में सकारात्मक सोच के ही काम करना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होता है। नहीं माँ जी, आप नहीं समझ पाओगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अरे मैं सब समझ सकती हूँ, तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है मैंने। अरे मुझे देखना,
मैं अभी अभी इंदिरा बहन के घर से आ रही हूँ। वहां पर मैं सुबह से बैठी थी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़े कम हैं, लेकिन जितने भी हैं सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। इंदिरा बहन की बहू तेरे बारे में ही पूछ रही थी, और तू है कि घर से बाहर ही नहीं निकलती और यहाँ बैठे बैठे हर जगह की बुराई करती जा रही है। देख बहू, तू अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो तू कभी समझ नहीं पाएगी कि पहाड़ों में रहना कितना खूबसूरत होता है। ऐसे ही एक शाम, ओ नो, आज तो काम करते करते मुझे काफी देर हो चुकी है और अब तो मुझे ऑफिस से कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी जो रोज की तरह मुझे घर छोड़ दे। क्या करूं? अब तो मेरे पास चलकर जाने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिर ध्रुव चलकर अपने घर पहुंच जाता है। ये लो चाय ध्रुव। क्यों, कैसी लग रही है यहाँ की जिंदगी? हो गया ना पैरों का दर्द शुरू? हाँ यार, पहाड़ी रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसका अपना अलग ही मजा है जो कहीं और बिल्कुल नहीं मिल सकता। सही कहा बेटा। अरे क्या सही कहा? ये सब कभी कभार ठीक है, लेकिन रोजाना मुझे बाजार जाना पड़ता है और यहाँ के रास्तों पे चलकर तो मेरी बैंड बज जाती है। देख बहू, ये सब नया नया है, इसीलिए थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात मान ले। अरे माँ जी, आप ये पहाड़ों का प्रचार करना बंद कर दीजिए। आप होंगे कोई गांव वाली, इसलिए आपको सब कुछ एकदम साधारण लग रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं लग रहा। अरे एक बार हमारी तरफ से भी तो सोच कर देखो। तुम लोग तो बेवकूफ हो और तुम लोगों को तो बस हर बात में कमियां ही निकालनी आती है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी तो सिर्फ हर काम में मुश्किलें ही ढूंढती है, लेकिन उन्हें ठीक करने का या उससे लड़ने का उपाय नहीं देखती। अरे अब क्या उपाय ढूंढे माँ जी? उपाय भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर शाम के 8 बजते ही सब कुछ बंद हो जाता है। सड़क पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई देती है। यही अगर आज ध्रुव शहर में होता तो उसे 2 मिनट में टैक्सी मिल जाती। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन यहाँ आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चुप हो जा बहू, और तू अपनी गंदी जबान पर ताला ही लगा दे। ध्रुव बेटा, तू इस निर्लज्ज की बातों में मत आना। ये बस यहाँ से निकलने के पैंतरे आजमा रही है और कुछ नहीं। तू अपने काम पर ध्यान दे बेटा। तुझे तो बस आज लेट हुआ है, लेकिन ऐसे हर रोज थोड़ी ना होगा। रोज तो तेरे कंपनी वाले खुद तुझे लेने और छोड़ने आते ही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ माँ, अब सही कह रही हूँ। सोनम फिर एक बार आग बबूला हो जाती है। फिर एक रोज जब सोनम पड़ोस में टहल रही होती है, तभी चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता है और उसे चोट आ जाती है। आउच! मेरा पैर! ध्रुव! माँ जी! सड़क पर गिरी हुई सोनम को इंदिरा अपनी खिड़की से देख लेती है और वह फौरन उसके पास चली जाती है। पीछे से उपासना और ध्रुव भी दौड़े दौड़े चले आते हैं और ध्रुव उसे उठाकर अपने घर लेकर जाता है। अरे उपासना बहन, लगता है आपकी बहू के पैर में बहुत मोच आई है, लेकिन अब मैं क्या करूं? रात के 9 बज रहे हैं और अभी तो पास में कोई गाड़ी भी नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं कि यहाँ पर हॉस्पिटल कहाँ पे है। अरे वो बेटा मार्केट का इलाका है ना, वहां पर एक बहुत ही अच्छा अस्पताल है, लेकिन इस समय एक गाड़ी का बंदोबस्त होना बहुत मुश्किल है बेटा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? इसका दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है। देखा ना माँ जी, इसीलिए मैं यहाँ पर आने से मना कर रही थी। चलते चलते मैं गिर गई क्योंकि वो रास्ता ही खराब था और अब तो हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। और आओ पहाड़ों में रहने और करो पैसों का लालच। सभी लोग अब बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।